हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है परिभाषा प्रकरण हमारा चल रहा है उसका दूसरा वीडियो है। उसके पहले वाले वीडियो में हमने आयुर्वेद और पंचमहाभूत के परिभाषा को देखा था। इसमें हम देखेंगे त्रिगुण की परिभाषा। त्रिगुण आगे के जो दो टॉपिक्स हैं उनकी परिभाषा देखेंगे। तो त्रिगुण क्या होता है, यहाँ पर जो त्रिगुण की बात की जा रही है वो मानसिक त्रिगुण की बात की जा रही है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है टर्म को लेके, ठीक। परिभाषा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो फर्स्ट वीडियो मैंने अच्छे से बता दिया है, तो वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं कि परिभाषा किसे बोलते हैं। यहाँ पर त्रि प्लस गुण, दो शब्दों से मिलकर त्रि मतलब तीन और गुण मतलब गुण, तो तीन गुणों के बारे में बात की जा रही है। अब कौन से गुण हैं, त्रयाणाम सत्व रजस तमाम गुणानाम समाहार। ये कौन सा समास है, ये आप लोगों को हम समास प्रकरण पढ़ा चुके हैं कि जब त्रिगुण का समास बनाएंगे, उसका विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा। त्रयाणाम, तीन जो हैं सत्व रजतम गुण हैं, उनको एक साथ त्रिगुण बोला जाता है। तीन गुण हैं सत्व रजतम, ठीक है। यह तीनों गुण मन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये साइकोलॉजिकल यूनिट ऑफ माइंड है, इनकी समता ही मानसिक स्वास्थ्य है। तो हमारे शरीर में जैसे तीन दोष हैं वात पित्त का, वैसे ही मन में भी तीन गुण है सत्व रजतम। यही सत्व रजतम से हमारे दिमाग की प्रकृति, हमारी सोच, हमारे कार्य करने का तरीका होता है। देखिए, बॉडी जो है इट इज़ जस्ट अ एक्शन यूनिट, मतलब आप इसके माध्यम से कार्य को करते हैं, लेकिन कार्य को करने का जो विचार है, कार्य के करने की जो प्लानिंग है, वो तो मन में ही होती है, माइंड में ही होती है। माइंड में एक सोच होती है, उसके बाद हम एक्शन करते हैं। जैसे किसी ने हमसे कुछ कहा, कुछ कहने पर हमारे कान में वो शब्द गए, कान से वो शब्द गए दिमाग में, उस पर प्रोसेसिंग हुई कि इसने मेरे लिए अच्छा नहीं बोला, वहाँ से फिर एक्शन का रिएक्शन आया कि नहीं इसे मारना है, और फिर आपकी बॉडी एक्शन में आती है। तो ये जो चीज़ है, अब इसमें सत्व रजतम और उनका क्या रोल है। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, अगर मैं सत्व प्रधान हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं ये सोच के कुछ भी नहीं करूँगी कि ये इसका नेचर है, ये बेवकूफ़ है इसलिए ऐसा ये बोल रहा है, मुझे इससे कुछ नहीं बोलना है, अपना इसके साथ लड़के मुझे अपना कुछ ख़राब नहीं करना है दिन। दैट्स इट, दैट इज सत्व। रज, वो एक शब्द बोलेगा, आप उसका मल्टीप्लाई करके सोचोगे कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, और उसको एक शब्द के बदले में जो एक छोटी सज़ा होनी चाहिए थी उससे दुगना तुगना उसको आप नुकसान कर दोगे बहुत तेज मार के। दैट इज़ अ रज। तम में क्या होगा, तम आपका आवाज़ आएगा, वहाँ से गलत बात कुछ आएगी, आप उस पर सोचेंगे, फिर उसमें आलस है, फिर उसमें सिर्फ सिंपल गाली गलौज करके आप हाथ एक्शन फॉर्म में नहीं आता है उतना, सिर्फ गाली गलौज क्योंकि बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके आप उस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, या फिर हो सकता है आप आलस ही कर दें, आलस की वजह से ही कुछ नहीं बोलें। तो इस तरीके से ये तामसिक प्रभाव हो जाता है। तो आपका मन के ऊपर किस गुण का प्रभाव है, उस गुण के प्रभाव से आपका एक्शन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताया हुआ, जैसे सत्व। सत्व क्या होता है, सत्व एक मन की एक वो अवस्था है जहाँ पर सभी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, प्रकाश स्वरूप होता है ये। यह मन को सात्विक अवस्था में रखता है, यह लघु है, उत्साहवर्धक है, संतोष प्रदान करने वाला है। तपस्वी में यह गुण प्रधान होता है, इसमें मन स्थिर रहता है। सत्वगुण जिनका प्रधान होता है ना, उनको नींद कम आती है, उनको भूख कम लगती है, वो सिर्फ सात्विक आहार लेते हैं। तपस्वी के जो गुण होते हैं वो सब सात्विक होते हैं, उनको क्रोध नहीं आता है, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख सकते थे पर मैंने सिर्फ एक पेज में ही बनाया है 5 नंबर के हिसाब से इसको। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि सात्विक व्यक्ति कैसा होता है, ठीक है। तो जिसमें सत्वगुण प्रधान होगा, सत्वगुण प्रधान कैसे हो जाएगा, अच्छा, जन्म से जो गुण आपको मिला है वो तो ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस अभ्यास से भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जब इंद्रिय निग्रह करेंगे, प्राणायाम योग करेंगे, चीज़ों को छोड़ने का प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर सत्वगुण बढ़ने लगता है। रजगुण क्या है, रजगुण वायु प्रधान महाभूत प्रधान होता है, वायु महाभूत प्रधान रज में होता है। यह मन को क्रिया करने के लिए उत्साहित करता है। यही रजगुण जब अधिक हो जाता है तब काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह आदि होते हैं। तो वायु का काम क्या है, एक्शन, गति करना। तो जितनी भी कार्य हो रहे हैं, मन को जो क्रिया देता है, मन को किसी कार्य को करने में लगाता है, वही रजगुण है। अगर आपके पास रजगुण नहीं होगा तो आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, किसी चीज़ को एक्शन रूप में कर ही नहीं पाओगे, बस सोचते ही रहोगे। जब इसी की वजह से जब ये जान हो जाता है तो उसकी वजह से क्रोध, ईर्ष्या वगैरह सब चीज़ बढ़ने लगती हैं। और जब ये बैलेंस में रहता है, ये दोनों चीज़ें हैं, और जब बैलेंस में है तो आपको एक्शन मोड में ला रहा है, आलस से नहीं करवा रहा है, आपसे काम करवा रहा है। और जब इस विकृत फॉर्म में हो जाता है तो ईर्ष्या, क्रोध आदि चीज़ें होने लगती हैं। तम क्या है, यह पृथ्वी महाभूत प्रधान है, यह मन को रुकना प्रदान करता है, मतलब स्टेट फॉर्म में प्रदान करता है। मन में जब यह अधिक हो जाता है तब मन में मद, लोभ, आलस आदि आता है। रजगुण को बैलेंस करने के लिए तम है, एक तरफ गति है, एक तरफ उसको बैलेंस करने के लिए तम गुण है। अगर बैलेंस करने के लिए तम गुण नहीं होगा तो गति ही गति होती जाएगी, तो मन की स्टेट अवस्था ही नहीं आएगी, जो निद्रा है वो नहीं आएगी। निद्रा क्या है, तामसिक अवस्था है। हम जब सोते हैं तो वहाँ पर जब स्टेबिलिटी चाहिए तब हमको तम चाहिए। अगर वो स्टेबिलिटी हद से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या, आप लोगों को देखो कुछ लोग गंदे कपड़े पहने हुए, आलसी, कुछ काम करने का मन नहीं, डले पड़े हैं,
वो जो प्रवृत्ति है वो तामसिक है। जूठा खा लिया, बासा खा लिया, कैसा भी खाना खा लिया, कैसे भी कपड़े पहन लिए, नहाए नहीं कितने कितने दिनों तक, आलस्य में पड़े हुए हैं, कुछ करने का उनका मन ही नहीं, वो क्या है, दैट इज़ अ तामसिक प्रवृत्ति। सो जब हमारे मन पर तम का प्रभाव पड़ जाता है, अब ऐसे व्यक्ति में जब रज और तम सत्व का प्रकाश आएगा तभी ये व्यक्ति में कुछ प्रोग्रेस होती है। तो इस तरीके से ये तीनों गुणों का बैलेंस जब हमारे दिमाग में रहता है तो मन सत्व है तो उसमें अच्छाई रहेगी, तम है तो रज है तो उसमें एक्शन रहेगा, तम है तो उसमें निद्रा आएगी, उसका जो स्टैटिक फॉर्म है वो बना रहेगा, तो काम आराम से होता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, सत्वगुण ज़्यादा हो जाए तो उसमें आदमी सांसारिक प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व नहीं होता है, सन्यासी की तरफ हो जाता है, रज आता है तो क्रोध ईर्ष्या वगैरह बढ़ जाता है, तम आता है तो उसमें आलस्य मद आदि बढ़ जाता है। त्रिगुण की समता मन को उत्साह, क्रिया, शांति प्रदान करती है और विषमता में मन को रोगग्रस्त हो जाता है। त्रिगुण की समता के लिए अध्यात्म ज्ञान, तप, अष्टांग योग की आवश्यकता होती है कि आप तीनों गुण की समता को कैसे रख सकते हैं। ठीक है, अब यदि मन रोगग्रस्त हुआ है तो आपको रज और तम को ढूंढना है कि इनमें से कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, फिर उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा हमको करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा त्रिगुण कंप्लीट हो जाता है कि इसमें कौन से महाभूत हैं, ये कौन सा एक्शन करता है, जब ये विकृत अवस्था में हो जाएगा तो कौन से रोग कर सकता है, ये सभी साइकोलॉजिकल पूरा टॉपिक है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है दोष। अभी हमने त्रिगुण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दो जो हमारे शरीर के अंदर दोष हैं। तो इसकी निरुक्ति क्या है, दुष्यते इति दोष है, जो दूषित करे वो दोष है। दुष धातु में वैकृत्य से ऋण प्रत्यय भाविक है से यह शब्द बना है दोष। प्रकृति आरंभकत्वम सती स्वतंत्र दूषकत्वम दोषत्वम, प्रकृति के आरंभ से ही जो स्वतंत्रता पूर्वक दोष दूषण कर सकता है वो दोष है, दूषंती दोष। ठीक है, तो शरीर को जो दूषित करे उसे दोष कहते हैं। दोष तीन होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनकी समता से शरीर में आरोग्य रहता है और इनकी विषमता से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो शरीर के जो दोष हैं वो क्या है, फिजियोलॉजिकल यूनिट है हमारी जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। कोई भी एक्शन होना है शरीर में तो इन्हीं वात, पित्त, कफ के माध्यम से होता है। अब इसमें इससे शरीर दोष जो है शरीर क्रिया करता है। ये स्वस्थ अवस्था की बात है कि जब स्वस्थ अवस्था में सम प्रमाण में दोष अपने अपने स्थानों पर हैं तो वो नॉर्मल क्रियाएं करवाते हैं। जब किसी भी हेतु से इनके गुणों में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन मतलब या तो उनकी वृद्धि हो जाए या तो उनका क्षय हो जाए किसी भी कारण से, तो शरीर क्रियाओं को प्रकृति रूप से संपन्न नहीं हो पाती हैं और फिर रोग होने लगते हैं। देखिए, वात, पित्त, कफ ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर में यदि तीनों इम्बैलेंस में हैं तो आप एक्शन भी करेंगे। आपके शरीर की सभी फिजियोलॉजी, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो प्रजनन हो, सब कुछ बराबर चलता रहेगा। जब किसी भी कारण से ये डिस्टर्ब होगा और जहाँ पर जिस भी क्षेत्र में ये डिस्टर्ब होगा उस क्षेत्र की बीमारियाँ हमको हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम वात, पित्त, कफ के बारे में छोटा छोटा देख लेते हैं। जैसे अब ये ज़्यादा नंबर में आए तो आप वात की निरुक्ति लिखिए, पित्त की लिखिए, कफ की लिखिए, उनका डिटेलिंग लिखिए, पर्याय लिखिए, जो निरुक्ति पर्याय वाला है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ज्ञान गमन प्राप्ति कारण को वात कहते हैं, वाह गति गंधनेयों से। ज्ञान, वायु शरीर की अनेक गतियाँ इंद्रियों को अपने अपने विषयों में, ज्ञान सभी प्राणियों का प्राण है, यह 5 प्रकार का होता है। अब वात में आप वायु, वो फिजियोलॉजी के जो वायु के कर्म है वो सब लिख सकते हैं, वायु तंत्र धरा, वायु दोना मुझकुच का, वायु गर्भस्तंत्र का, ये बहुत सारे हैं चीज़ें हैं। तो मैंने नहीं लिखा है, अगर आपको ज़्यादा नंबर में आए तो लिखिए, नहीं आए तो बस इतना सफिशिएंट होता है। पित्त के लिए क्या है, पित्त तप संतापे पित्ते, मतलब दहन अथवा उष्णता जो करना है वो पित्त का काम है। तो शरीर में जो अग्नि कर्म है वो कौन है, पित्त करता है। अग्नि का मतलब क्या हुआ, जितना भी डाइजेशन सिस्टम जहाँ पर भी हो रहा है वो सब पित्त के माध्यम से ही होता है। बिना पित्त के कहीं पर भी कोई पचन क्रिया नहीं हो सकती है। कैटाबॉलिज्म में जो है वो सब पित्त की वजह से ही हो रहा है। ये भी 5 प्रकार का, इन 5 प्रकार के आप नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए, उनके फिर कर्म भी बता सकते हैं। मतलब आप मान के चलिए वो तो फिजियोलॉजी का पूरा ही टॉपिक आ जाएगा अगर आप डिटेल में लिखना चाहोगे तो। कफ संयोग और मिलन संयोग के कर्ता कफ के संश्लेषण, जहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, एडिशन होता है, वहाँ पर कफ होता है। शरीर में जल स्निग्ध अंश कफ के कारण होता है, यह 5 प्रकार का। तो शरीर को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो है कफ। हमारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो वो किसकी वजह से जुड़े हुए, कफ की वजह से जुड़े। उन अंग के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है। उस मेटाबॉलिज्म की जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हुई हैं वो किससे हो रही हैं, वात से हो रही हैं। तो इस तरीके से वात, पित्त, कफ तीनों मिल के, देखिए किसी भी एक चीज़ को लेके हम नहीं चल सकते कि बस इसी से ही, हर जगह तीनों चीज़ों के एक्शन हैं और वो तीनों चीज़ें मिलके ही आपको एक अच्छा शरीर का फिजियोलॉजिकल स्टेट दे सकती हैं। जब तक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल स्टेट है आप बीमार नहीं होंगे। जैसे ही इन दोष में
कहीं से भी कोई भी हेतु आपने सेवन किया जिससे जैसे वात बढ़ गया तो वातिक दोष हो गए, पित्त बढ़ गया तो पैत्तिक दोष हो गए, कफ बढ़ गया तो कफक दोष हो जाते हैं, उसकी विपरीत चिकित्सा करने पर वो ठीक हो जाते हैं। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यहाँ पे तो उनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो हम परिभाषा दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा मतलब कि उसको जो भाषित कर सके, उसको जो बता सके उस शब्द को, वो परिभाषा है, और उसको आपको संस्कृत में लिखना है और फिर उसको हिंदी में करके अनुवाद लिखना है। तो इस तरीके से ये हमने 2 चीज़ें देखी, त्रिगुण और त्रिदोष। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आगे के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आप इन वीडियोस को और बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि कोई भी आपको जानना हो या कोई परेशानी हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।